हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए हिंदी व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है खासकर एग्ज़ाम में, तो ये आपको एक ही वीडियो में आपको ट्रिक के द्वारा आसानी से मिलेगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, फिर बीच में आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन लाइव मैंने कोशिश किया, लेकिन लाइव में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नेट उट का भी प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डेड करके बना रहा हूँ। तो खैर, आपसे पढ़ने से मतलब, मैंने कोशिश किया था लाइव आने का, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से मैं वो वीडियो बना नहीं सका। तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वर्णमाला का टॉपिक, सिर्फ वर्णमाला ही नहीं है, इसमें आपको काल काल जो होता है ना, टेंस टेंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में ट्रिक के द्वारा नीचे समझाया गया है। तो बिल्कुल ही ध्यान से, ठीक है, एकदम एक्टिव हो जाइए और एक्टिव होकर वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन पूछता है, वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और उसे ध्वनि बोलिए चाहे वर्ण बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वर्ण है या ध्वनि है, जो आप बोल लीजिए। फिर आगे है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहने का मतलब ये ग्रुपिंग टाइप का हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, मतलब कई वर्ण को मिला दीजिए। ठीक है, कई वर्ण को जब आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट एकदम ध्यान से गौर से समझिएगा। मैंने क्या लिखा, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, ठीक है, लेकिन लेखन के हिसाब से, लिखने के हिसाब से कितना है, 52 वर्ण है। अब आप कहिएगा कि सर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या मारेंगे, तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप 52 को ही टिक मारिएगा, 52 को ही मारिएगा। ठीक है, लेकिन अगर 52 ऑप्शन में नहीं रहता है तब इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो 45 को, ऐसे 52 को ही मारिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 45 वर्ण में आप समझ लीजिए, इसमें 10 गो स्वर होगा, 10 स्वर आता है, अब 35 आपका व्यंजन आता है। ठीक है, तो 35 10 कितना हो गया, 45। लेकिन वही अगर हम बात करें लेखन के हिसाब से 52 कैसे हुआ, तो 13 को आपका स्वर होगा, स्वर्ण वर्ण, 35 आपका व्यंजन हो जाएगा, और बाकी जो 4 जो हो गया वो संयुक्त व्यंजन हो जाता है। तो ये ख्याल रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि स्वर्ण वर्ण होता क्या है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, ठीक है, वर्ण को, ये वर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर कह रहा है, मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको कोई किसी का हेल्प की ज़रूरत ना हो, तो उसी को कहा जाता है स्वर वर्ण। तो याद रखिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से कितना है, 10 ही स्वर है, ये स्वर लिखा हुआ है। तो बीच में थोड़ा बहुत मिस प्रिंट है, थोड़ा सा लिखने में हुआ है, तो मैं यहाँ पर सुधार के आपको लिख देता हूँ। तो देखिए, परंपरागत हिसाब से पूछेगा तब तो 13 है, अगर ऑप्शन में 13 है तो 13 को टिक करिए, अगर 13 ऑप्शन में नहीं है, 10 है तो 10 को भी टिक कर सकते हो, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं, 11 है ना, तो 11 को भी टिक करके आइएगा। ठीक है, तो सब तरीका से आप लोगों ने समझ गया। परंपरागत रूप से पूछेगा तो 13, और उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए, उच्चारण की दृष्टि से 10 को कौन कौन है, तो आपको जो सामने दिख रहा है, ये देखिए, आकार आ, बड़ी, सॉरी, छोटी ई, ये बड़ी ई, और उसके बाद एक छोटू ऊ, सॉरी, छोटी ऊ होता है, और उसके बाद बड़ी ऊ होता है, वो छूट गया है, ए ऐ ओ औ। तो यही आपका 10 गो है। फिर से ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऊ छूटा हुआ है, ये वाला ऊ जोड़ लीजिएगा।
ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, वो मंत्र नहीं लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, वो मात्रा लिखा हुआ है, मात्रा। तो वहाँ पर लिखा हुआ है ना, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो देख लीजिए कौन कौन है मात्रा के आधार पर। तो पहला है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा है? तो पहला ह्रस्व स्वर है, इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है तो उसे सुधार लीजिएगा। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं? तो इसमें लिखा हुआ देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसी को कहा जाता है। जैसे में तो मेन तो यही पूछा जाता है कि जैसे में हुआ कौन, तो इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। आ हो जाएगा, इसमें ई हो जाएगा, ठीक है, छोटी ई और छोटी ऊ, ये वाला ऊ नहीं होगा, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये वाला ऊ होगा, ये तीनों, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता। तो हो सके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, कि बताइए इसमें कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर आइए। तो कह रहा है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा ना, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे में, तो जैसे में आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, तो यही आपका क्या है? तो ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खासकर यही याद रखिएगा। अगला है, प्लॉट नहीं लिखा हुआ है, पलूत स्वर लिखा हुआ है, पलूत स्वर है। तो पलूत स्वर क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या किसी को पुकारने या नाटक के भागों में से इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए ना कि किसी को पुकारना है तो उस समय कौन सा स्वर का प्रयोग होता है? तो उस समय आपका पलुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए राम लिखा हुआ था, लेकिन राम कैसे करके, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से समझिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो राम को आप कैसे करके बोलोगे? जैसे किसी को पुकारना तो कैसे बोलते हैं? राम, ऐसे करके। तो देखिए बीच में ज़्यादा समय लग गया ना, तब बस ये राम जो हो गया, ये आपको किस में चला जाएगा? पलुत स्वर में। अब जैसे मान लीजिए आप ओम बोलते हो, ओम, तो ओम का उच्चारण जब आप करते हो तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, ओम ऐसे करके। तो ये सारा कुछ इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लाइव में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारण से हम लोग लाइव नहीं आ सकते हैं। अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता तो पक्का हम लोग लाइव आते हैं। तो खैर छोड़िए, लाइव में भी हम लोग यही करवाते हैं। तो फिलहाल आपका रिकॉर्डेड मिल रहा है, कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के बारे में बता रहा है कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। तो कह रहा है कि ये स्वर लिखा हुआ है, स्वर्ग लिखा गया है, स्वर है, ठीक है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ये वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हेल्प की ज़रूरत होता है, इसको स्वर के हेल्प की ज़रूरत होगा व्यंजन को। और कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर मिला होता है, मतलब ये आज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ, मैं इस आ की बात कर रहा हूँ, आ स्वर मिला होता है। मतलब आप कोई भी व्यंजन बोलिएगा ना, जैसे मान लीजिए मैंने का बोला, तो जब आप का बोलते हो देखिए लास्ट में आ आता है, आ का उच्चारण, ठीक है। देखिए व्यंजन को ज़रूरत पड़ गया ना स्वर का, व्यंजन की ज़रूरत पड़ गया किसका? स्वर का। तो वही मैं इसमें ये बोल रहा हूँ, ये ख्याल रखिएगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर फिर सुधार लीजिएगा, ये आपके नहीं लिखा हुआ, आ के बिना, ये आ लिखा हुआ है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता उच्चारण। क्योंकि व्यंजन, अगर व्यंजन का यूज करना है तो उसमें ये आपका स्वर आना ही आना है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो 33 ऐसे माना गया है, लेकिन ये जो लिखा हुआ डा और इस तरह से लिखा हुआ है ये वाला डा, तो
छोड़ देने पर इनकी मतलब इसको जोड़ देने पर, ये छोड़ने जोड़ देने पर है। तो ये दो को मिला दीजिएगा ना तो 35 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में अगर 33 नहीं होता है, अगर 35 भी रहता है तो उसको भी टिक करिएगा। अगर 35 ऑप्शन में नहीं होता तो 33 को ही टिक करिएगा, इन दोनों को मिलने से, ये दोनों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। अब देखिए यहाँ से कुछ ट्रिक वाला क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक वाला चीज़ें हैं, तो इसे समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या लिखा हुआ है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या 25 है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखिएगा, का से लेके माँ तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या का से लेकर कहाँ तक है तो माँ तक है। टोटल 25 है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है यहाँ पर? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सब कौन सा हो जाएगा? ये सब अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तो तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और एक हा। ठीक है, तो ये चार को याद रखिएगा। कभी कभी संख्या भी पूछ देता है और कभी कभी ये जो लेटर जो लिखा हुआ है ये भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आर यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो ये तो हल्का है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये भी चार को है, तो ये भी आपका संयुक्त व्यंजन होता है। याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से गौर होके सुनिएगा, यहाँ पर दो चीज़ पढ़ना है, घोष या सघोष और एक आघोष। ये दो चीज़ों के बारे में बहुत आप समझिएगा। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मतलब ये घोष व्यंजन क्या है और आघोष व्यंजन क्या है। ये जो मैं नंबर लिखा हूँ, नंबर आपको भी समझ में आएगा। यही तो आपका ट्रिक है यहाँ पर। देखिए पहले आप समझ लीजिए ये घोष का मतलब क्या होता है। घोष का मतलब होता है स्वर तंत्र में कंपन। स्वर तंत्र कहने का मतलब हम लोग का जो कंठ है ना, कंठ जहाँ से आवाज़ निकलता है तो उसमें जो ध्वनि का जो वाइब्रेशन जो होता है तो उसी को हम घोष बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? घोष। अब इसी में से घोष में आपका दो गो है, एक सघोष है और एक आघोष है। तो इस सघोष क्या होता है, आघोष क्या होता है, बस इसी के बारे में जानना है। तो सघोष किसको बोलेंगे समझिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उसे हम बोलेंगे सघोष। नहीं समझ में आया होगा? देखिए इसका ट्रिक लिखा हुआ है 345। 345 कहने का मतलब ये हो गया, प्रत्येक वर्ण का तीसरा लेटर, प्रत्येक वर्ण का चौथा लेटर और प्रत्येक वर्ण का पांचवा लेटर जो होता है वो सघोष होता है। जैसे जैसे आप इस तरह से समझिए, मैं आपको क ख ग घ ये सब लिख के दिखाता हूँ। ये क, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि बताइए सघोष कौन होगा, तो ये 1 पोजीशन हो गया, या 2 पोजीशन हो गया, या 3 पोजीशन हो गया, मतलब एक गा हो जाएगा। फिर 345 ना है तो 345 में ढूंढिए, चौथा पोजीशन पर घा हो जाएगा, पांचवा पोजीशन पर अड़ा हो जाएगा या अंगा जिसे आप बोलते हो। तो मतलब ये जो तीनों जो हो गए ये सब कौन सा हो जाएगा? सघोष होगा। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा सघोष है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, 345, 3 4 5। ठीक है। उसी तरीक़े से देखिए आघोष कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ण का पहला लेटर और दूसरा लेटर। जैसे मान लीजिए का है और खा है, तो पहला का जो हो गया वो पहला लेटर हो गया, खा दूसरा लेटर हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अघोष हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे समझ लीजिए ये अल्प प्राण क्या है। ये पा इसमें छूटा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए ध्यान से। अल्प प्राण क्या लिखा हुआ है? अल्प प्राण लिखा हुआ है। अल्प प्राण क्या है पहले आप ध्यान से पहले समझिए। देखिए ये प्राण का अर्थ हवा होता है। प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा। तो इसी प्राण को दो भाग है उसका, एक अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। तो अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसी को कहा जाता है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण पहचानने का ट्रिक है 1 3 5, प्रत्येक व्यंजन का
पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा लेटर। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क ख ग घ लिखा, क्या लिखा, का वर्ग लिखा, क ख ग घ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और ये करने के बाद हमसे पूछेगा कि बताइए ये अल्प प्राण कौन कौन है इसमें। तो पहला 1, ये 3 पोजीशन पर ये हो जाएगा, और 5 पोजीशन पर ये अड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरीक़ा से इसमें महाप्राण कौन हो जाएगा, तो 24 याद रखिएगा ट्रिक। प्रत्येक वर्ण का दूसरा लेटर और चौथा लेटर उसी तरीक़े से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा देखिए, आयोगवाह से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कि आयोगवाह क्या होता है। तो आयोगवाह उसे बोलते हैं जो योग रहने पर भी साथ देता है। जो योग रहने पर भी साथ देता है उसे आयोगवाह बोलते हैं। अब आयोगवाह की संख्या 2 है, एक अनुस्वार है और दूसरा क्या है, विसर्ग है। एक अनुस्वार एक विसर्ग। तो याद रखिएगा ये पूरा आयोगवाह के बारे में। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है मैं आपको करवा देता हूँ। क्रिया से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो रेडी रहिए आगे समझने के लिए। अब यहाँ से गौर होकर सुनिएगा कि क्रिया क्या होता है। तो देखिए, क्रिया का परिभाषा तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप समझ लीजिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया बोलते हैं। मतलब खाना पीना पढ़ना ये सब। ठीक है, तो ये सब नहीं पूछेगा। अब जो पूछेगा भाई मैं वो आपको बता, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है। धातु क्या होता है, तो ये डायरेक्ट पता है, परिभाषा ही उठाकर पूछ दिया है। याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलेंगे, धातु। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए चलना, चलना जो है एक क्रिया है, जिसके लास्ट में ना आता है वो क्रिया का रूप ले लेता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा धातु है, तो चल धातु है। क्यों, क्योंकि चल में जब हम लोगों ने ना जोड़ दिया, चल में आप लोगों ने क्या जोड़ दिया, हम लोगों ने ना, तो चलना बन गया। तो हकीकत में पहले से था क्या, चल ही था। ठीक है, तो चल हो जाएगा धातु, लेकिन जो चलना जो बना वो क्रिया हो जाएगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो समझिएगा, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अब ये अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए इसके बारे में। दोनों क्रियाएं से बनती है। कह रहा है आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अवन, जैसे पहले इसमें समझ लीजिए, पहले मैं आना, ये वाला आना बोल रहा हूँ, ये वाला, जब आप आना जोड़िएगा ना लास्ट में, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। और जब बाना जोड़ दीजिएगा, वाकर व और ना करना थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, उसमें मिसप्रिंट किया हुआ है, वाना जोड़ दीजिएगा तो उससे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए दिया हुआ है, जैसे उठाना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, उठाना। आएगो क्या दिया हुआ है, उठवाना। तो देखिए एक में उठाना में आना आया होगा लास्ट में, उठाना यानी आना, तो ये प्रथम वाला हो गया। और उठवाना उसमें बाना आ गया, तो वो द्वितीय वाला हो जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन एग्जाम में बस यही पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गया। इस तरह से जब रहेगा ना, उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, सुलाना, सुलवाना, खिलाना, खिलवाना, तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया होता है या प्रेरणार्थक धातु होता है, जो समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा नाम धातु क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहा जाता है। जैसे जैसे मैं ये समझिएगा, जैसे गाली से गरियाना। ठीक है, इस तरह से रहेगा ना, गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। तो ये लतियाना, गरियाना, बतियाना ये सब क्या है, नाम धातु। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है कि सकर्मक क्रिया के बारे में बोल रहा है कि सकर्मक क्रिया होता क्या है। तो कह रहा है कि सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म, ये कर्म लिखा हुआ है, कर्म हो या कर्म के आने की संभावना हो, या जिस क्रिया का फल
कर्ता पर पढ़ता हूँ, ये कर्ता लिखा हुआ है, वो गर्म लिखा गया है कर्ता, कर्ता पर पढ़े उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको जैसे समझाता हूँ। जैसे एग्ज़ाम में लिखा हुआ राम फल खाता है, तो इससे आप क्वेश्चन करिए कि क्या खाता है, तो फल खाता है। तो इस तरह का जब जवाब मिलने लगेगा ना, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है। उसी तरीके से जस्ट उसके उल्टा क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये तो परिभाषा लिखा हुआ कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। ठीक है। तथा उसका फल कर्ता। ठीक है, कर्ता पर पड़ता है, ऐसे करके लिखा हुआ कर्ता। आप जैसे अकर्मक क्रिया के बारे में समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूँ आपको राधा, जैसे मोहन हंसता है। ठीक है, मोहन हंसता, तो क्या हंसता है, मतलब कोई जवाब तो मिल नहीं रहा है। तो इस तरह का जब जवाब नहीं मिलेगा, जैसे मैं बोलूँ राम खाता है, क्या खाता है, जवाब तो मिल नहीं रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्णकालिक क्रिया क्या होता है, तो इसके बारे में एकदम ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया। ठीक है, तब भोजन करके सोया है ना, तो यहाँ पर भोजन करके क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जो मेन चीज़ था वर्ब से जो क्रिया से क्वेश्चन पूछता मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा काल में आ जाइए। अगर काल से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से छूटने वाला नहीं है, तो ध्यान से आप समझिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनिएगा। काल क्या होता है, तो डिफिनीसन कभी पूछता नहीं, टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिखा हुआ क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो समय को एक तरीक़ा से रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछता नहीं, जो पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन हिंदी में जब आप आइएगा ना, तो वर्तमान काल में आपको देखिए कितना मिलेगा? 5 गो मिलेगा। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, एगो संभाव्य वर्तमान। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, एक उदाहरण दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा, मतलब कौन से वर्तमान का उदाहरण है। ये थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए, उतना डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, तो ट्रिक्स आप समझ लीजिए क्या होता है। तो वर्तमान काल में तो आपको पता होगा कि आपका जो जितना भी काम होगा वो वर्तमान समय में ही चलेगा। इसका जो होता 5 भेद होता है। पहला सामान्य वर्तमान, हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दिया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ यह पढ़ता है, ये पढ़ता लिखा हुआ है, वो पढ़ना लिखा गया है गलती से। जैसे लास्ट में रहेगा ना ता है, लास्ट में रहेगा ता है, तो समझ लीजिएगा वो सामान्य वर्तमान है। ठीक है, देखिए लास्ट में यहाँ पर ही ता है, तो समझ लीजिएगा वो क्या है? सामान्य वर्तमान है। याद रख लीजिएगा। तत्कालिक वर्तमान को कैसे पहचानेंगे? तो लास्ट में रहा है, रही है, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ये भी आप पहचान जाइएगा। पूर्ण वर्तमान को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वाला को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए नाम में से पता चल रहा है, संदिग्ध मतलब कुछ संदेह है, क्लियर कुछ नहीं है। तो इसमें रहेगा इसमें लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको बताता हूँ, वह पढ़ता होगा, ये लिखल है वह पढ़ता होगा, वो पढ़ना लिखा गया है गलती से। पढ़ता होगा मतलब ता होगा, ती हो गया, ऐसे करके, तो ये संदिग्ध वर्तमान में चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला चीज़ ही आपको ध्यान में रखना है। एक संभाव्य वर्तमान होता है, तो लास्ट में लिखा रहेगा वह पढ़ता हो, ये ता हो करके लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से लास्ट में रहेगा ना, तो समझ लीजिएगा कौन सा है? संभाव्य वर्तमान। क्लियर है? क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भूतकाल में आ जाइए। तो जो घटना पुराने समय में बीत चुका है वो आपका क्या होता है? भूतकाल होता है। इसके 6 भेद होते हैं। तो कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6 भेद। पहला सामान्य भूत, तो सामान्य भूत जैसे मैंने आपको लिखा सीता गई, ये वाला इस तरह से गई लिखा हुआ है, तो लास्ट में आया ना ई, या ये वाला ई, तो गई, तो ये समझ लीजिएगा लास्ट में लिखल रहेगा गई, आई, इस तरह से सामान्य भूत हो जाएगा। आसन्न, हम लोग आसन्न को कैसे पहचानेंगे? इस तरह से आसन्न लिखा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा।
इस तरह से लिखा हुआ है सन्न। आसन्न भूत को जैसे इसमें लगा रहेगा गई है, इस तरह से लगा हुआ रहेगा तो वो आसन्न भूत हो जाएगा। पूर्ण भूत को कैसे पहचानेंगे, गई थी लगा हुआ रहेगा तो समझ लेंगे गई थी, इस तरह से गई थी, ठीक है, तो वो पूर्ण वाला हो जाएगा। अपूर्ण वाला को सीता जा रही थी, ऐसे इस तरह से रहेगा। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला फोकस करिएगा, तो जा रही थी रहेगा तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूत, ठीक है। और संदिग्ध वाला में ये भी संभावना व्यक्त करेगा, जैसे लिखल रहेगा सीता गई होगी, ठीक है, सीता गई होगी मतलब कन्फर्म नहीं है, तो इस तरह से रहेगा ना, तो ये हो जाएगा संदिग्ध, मतलब संदेह व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में है हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, तो ये कैसा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है राधा जाति, बस इतना। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, ठीक है, मैंने काम होने वाला था लेकिन काम हुआ नहीं, तो इसी कारण से मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा राधा जाति, ठीक है। अब वो जाति है मतलब हो भी सकता है, मतलब काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल में चला जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट समझ लीजिए। लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, भविष्यत काल, तो फ्यूचर टाइम को जो बताएगा, आने वाले समय को जो बताएगा, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। इसका 3 भेद होता है। तो पहले है सामान्य भविष्य, तो सीधा सिंपल रहेगा गा गे गी, राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी, राम जाएगा, इस तरह से, तो वो सामान्य भविष्यत हो जाता है। उसके बाद है संभाव्य भविष्यत, तो संभाव्य भविष्यत में क्या है कि संभव है राम पढ़े, माने संभव है राम पढ़े, तो इस तरह से रहेगा तो वो संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। फिर है हेतु, हेतु मध्य भविष्यत, तो इसमें क्या है छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, तो इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड है कि उसको छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप, तभी वो राम पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, पढ़े लिखा हुआ है, पढ़े नहीं, ठीक है, पढ़े, तो ये चला जाएगा आपका हेतु हेतु मध्य। देखिए आओ कुछ याद रखिए चाहे मत याद रखिए, लेकिन जो भूत वाला से है ना, भूत वाला से अच्छा अगर पूछने के लिए रहेगा तो वर्तमान और भूत से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये जो काल का जो चैप्टर जो है ना, ये कभी कभार क्वेश्चन इससे पूछता है, ये नहीं कि हर समय पूछता ही है, कभी कभी पूछता है इसे सिमुलतला में। तो खैर आप क्लियर कर लीजिएगा इसको। और बाकी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हमारे चैनल पर जितना भी हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, समास संधि वाक्य वगैरह जो मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछता है, वो सारा वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर पड़ा हुआ है, तो जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं है, आज शायद 15 तारीख हो गया है, कल 16 17 2 दिन और उसके बाद 18 तारीख को एग्ज़ाम है। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपको और भी बताया है कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जाकर वीडियो को विजिट करिएगा और वहाँ पर आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब उधर से एग्ज़ाम देकर आइएगा तो हम लोग अपने चैनल पर उसका सोल्यूशन करवाएंगे सिमुलतला का। तो पहले देखिए 2 तरीक़ा से हमारे चैनल पर आएगा, एक मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा और एक आपका डिटेल सॉल्यूशन होगा, या तो फिर एक ही बार डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा तब मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप चुपचाप आप जब एग्ज़ाम दीजिए और बस एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए। लास्ट समय में मैंने आपको जो बोला था कि लास्ट समय में क्या करना, देखिए वीडियो मैंने मैंने आपको बनाया था कि लास्ट समय में स्मार्ट तरीक़ा से कैसे पढ़ना है, तो वो सारा वीडियो में बना चुका है कि लास्ट समय में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जाकर देख लीजिएगा कि लास्ट समय में कौन कौन पढ़ा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और हिंदी व्याकरण का वीडियो आएगा, तो वो आपका आएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मतलब सेट के जैसा ही है, ठीक है, तो वो आएगा। इसके अलावा अब होगा तो मुश्किल से आपका इंग्लिश वगैरह आएगा। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश किताब को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, इंग्लिश का जो सरकारी किताब है उसको पूरा तरीक़ा से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।